इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने 11th में क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी। 11th में हमने पढ़ ली थी कार्बन फैमिली, और बोरोन फैमिली। ये दोनों हमने 11th में कंप्लीट कर लिए थे, 11th में पढ़ लिए थे। तो 12 में जो जो टॉपिक्स है, जैसे इसके अलावा जो भी बच गया वो सारे 12 के टॉपिक हैं, तो वो हम लोग इसमें कवर करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो जो चीजें हमें पता है पहले वो देख लें हम कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा जाता है। तो जो जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे इंटर करता है, एंटर्स इन पी सबसेल। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में एंटर्स करते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या होते हैं, NH2 NP1 से लेके 6 तक। S में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि P ब्लॉक एलिमेंट्स कब आते हैं, पहले S ब्लॉक एलिमेंट्स भर जाते हैं, उसके बाद P ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। अगर थर्ड सेल है तो 3s2 होंगे लास्ट में, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये NS मतलब 3p1 से लेके 3p6 तक कोई भी हो सकते हैं। ये 6 क्या कहलाएंगे, हमारे 6 टोटल ग्रुप होते हैं पीरियोडिक टेबल में, ये सारे P ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं एन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली से स्टार्ट करते हैं। तो नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो नाइट्रोजन फैमिली में हमें याद है ये तुम लोगों ने याद किया होगा, कैसे पता नहीं, मैंने याद किया ऐसे, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बीमार। ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन इसका नाम क्या है, इसका नाम है नाइट्रोजन, इसका नाम है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, आर्सेनिक, एंटीमनी, एंटीमनी, एंड लास्ट वन इज बिस्मथ। ये सारे कौन से हैं, ये सारे नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट है। कौन से ग्रुप में ये लाई करता है, तो ग्रुप नंबर क्या है इसका, तो ग्रुप नंबर इसके होते हैं, ग्रुप नंबर नाइट्रोजन फैमिली के होते हैं 15th ग्रुप। कैसे हम ग्रुप नंबर निकालते हैं, तो हमें पता है पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल ऐसे होता है, ऐसे होते हैं पीरियोडिक टेबल, इधर 2 S के होते हैं, इधर 6 P के होते हैं, बीच में 10 D के होते हैं। तो जब हम S से P ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ जाएं तो पहले 2 हमें S के भरने पड़ेंगे, बाकी 10 हमें D के भरने पड़ेंगे, फिर P के भरने पड़ेंगे। तो ये P में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं नाइट्रोजन में जाने पे, पहले बोरोन आ जाता है, फिर कार्बन आ जाते हैं, फिर थर्ड में कौन आता है, हमारा नाइट्रोजन फैमिली। तो 2 और 10 12 और 3 इधर आ गया, तो 15th, इसलिए कौन से ग्रुप का एलिमेंट है ये, 15th ग्रुप के एलिमेंट है। तो नाइट्रोजन फैमिली 15th ग्रुप के एलिमेंट है। इसके एटॉमिक नंबर हम देखें, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन के 7 होते हैं, नाइट्रोजन के 7, फिर फास्फोरस, तो अंतर कितने का होता है, 8 का अंतर। फिर से अगर हम अंतर देखें तो ये आ जाएंगे अब 18 के अंतर, फिर से 18 के, और फिर से कितने के आएंगे, 32। तो ये याद भी किया होगा तुमने, 2 8 18 32, 18 18 32, इतने ऐसे इसका इलेक्ट्रॉनिक ये एटॉमिक नंबर हमें याद रखना पड़ता है। ग्रुप नंबर हमें पता हो गया। लेफ्ट ये डाउन द ग्रुप हम कैसे याद करेंगे, नाना पाटकर, ईश्वरीय, सब बीमार, ये मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, तुम्हें किसी तरह से भी करना है। अब इसमें अकरेंस देखें तो नाइट्रोजन जो होता है वो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% बाय वॉल्यूम है। ठीक है, अगर 100% पूरा एयर है तो उसमें 78% क्या है, हमारा नाइट्रोजन ही प्रेजेंट है। तो इसका अकरेंस कहाँ पे है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का अकरेंस है। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें, इसके ग्रुप के एलिमेंट्स के सारे के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में दिख रहा है NP3। P में टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। अगर P3 है मींस कितने, और इसमें हो गए 3 इलेक्ट्रॉन से 3 ऑर्बिटल में हाफ फिल्ड है, मतलब ये से हम हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलेंगे कि स्टेबल है ये। या तो हाफ फिल्ड होना या तो फुल फिल्ड होना, स्टेबिलिटी होता है, स्टेबिलिटी ज्यादा है अगर हाफ फील्ड है, तो फुल फील्ड है तभी स्टेबिलिटी ज्यादा होते हैं इसके। तो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है। तो अब इन सब के हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, जैसे नाइट्रोजन का अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, एटॉमिक नंबर इज 7, तो कितने हो जाएंगे, इसके आउटर मोस्ट के हीलियम, हीलियम के कितने, 2 हो गए, और इसमें 2s2 2p3। नेक्स्ट कौन है, फास्फोरस, फास्फोरस के कितने होते हैं, फास्फोरस के होते हैं 15, तो हो जाएंगे इसके नियॉन 3s2 3p3। फिर कौन आते हैं, आर्सेनिक, आर्सेनिक के कितने, आर्सेनिक के हो जाएंगे 33, इसमें कितने हो जाएंगे
ये आर्गन 33 आर्गन, और हो जाएंगे इसके, तो आर्सेनिक के कितने में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 33 एटॉमिक नंबर, आर्गन हो जाएंगे, फिर आ जाएंगे हमारे पास 3d10 इसमें, फिर 4s2 और 4p3। ठीक है, नेक्स्ट कौन है हमारा आर्सेनिक के बाद एंटीमनी, एंटीमनी sp, इसके कितने हैं, इसके हैं एटॉमिक नंबर इज 51, तो 51 एटॉमिक नंबर। अब इसमें कौन आ जाएंगे, आर्गन के बाद क्रिप्टॉन, और यहाँ पे हो जाएंगे ये 4d10 5s2 एंड 5p3। ठीक है, समझ आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा हमारा बिस्मथ, तो बिस्मथ का एटॉमिक नंबर कितना है, बिस्मथ का एटॉमिक नंबर इज 83, 83 के लिखेंगे तो ये आ गए हमारे जेनॉन, फिर आएंगे हमारे 4f14, फिर आएंगे 4f के बाद 5d10, फिर हो जाएंगे हमारे पास 6x2 एंड 6p3। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो, सब में क्या है, 2s2 2p3 इसमें है, 2s2 2p3, 3s2 3p3, 4s2 4p3, 5s2 5p3 एंड 6s2 s2 6p3, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो गया सबका, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सभी को याद रखने हैं। एटॉमिक नंबर याद करने का तरीका बताया मैंने अभी, कैसे याद करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का अंतर 8 है, फिर अंतर आ जाएगा 18, फिर अंतर आ जाएंगे डिफरेंसेस के 18, फिर आ जाएंगे 32। तो अगर नाइट्रोजन का याद है तुम उससे कैलकुलेट कर सकते हो कैसे होंगे सो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लिया। सेकंड नंबर ऑफ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस की बात करें, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, अब हमें पता है पीरियोडिक टेबल में हमने इन सब चीजों को पढ़ भी रखा है। पीरियोडिक टेबल में हमने क्या पढ़ा था कि अप टू डाउन, मतलब डाउन द ग्रुप अगर हम जाएं तो क्या होता है, एटॉमिक साइज या तो आयनिक साइज क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। क्यों क्यों ऐसा इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं। जैसे अगर हम नाइट्रोजन से फास्फोरस की तरफ जा रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए, नंबर ऑफ सेल्स उसमें कितने थे, वो सेकंड सेल, सेकंड पीरियड का एलिमेंट था, ये थर्ड है, थर्ड में 3 सेल आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने के कारण क्या होता है, एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस इंक्रीज कर जाता है। लेकिन ये जो इंक्रीज है ये रेगुलर नहीं हो पाता, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ये मान लो कि 100 पिकोमीटर बढ़ रहा है तो फिर से 100 पिकोमीटर ही बढ़ेगा, फिर नेक्स्ट नीचे जाए तो फिर 100 पिकोमीटर ही बढ़ेगा, तो ऐसा रेगुलर मैनर में नहीं बढ़ता, वो कुछ कम बढ़ गए। तो ऐसा अगर कम बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, वो रीजन भी हम लोग देखेंगे। तो रेगुलर, और पढ़ा भी होगा तुम लोगों ने ये पीरियोडिक टेबल में, तो रेगुलर इंक्रीज from nitrogen to phosphorus, regular increase and small increase from arsenic to bismuth due to presence of D and F block elements। तो D और F block elements आ जाएंगे, जैसे ही आर्सेनिक आएगा तो आर्सेनिक के पहले कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 10 D block elements आ जा रहे हैं, देखो आ रहे हैं ना D block elements। तो D block के जो एलिमेंट्स होते हैं, जब D में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो D के जो शिल्डिंग इफेक्ट होते हैं, ये शिल्डिंग इफेक्ट इनके काफी पुअर होते हैं। अगर शिल्डिंग इफेक्ट पुअर है तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जैसे 4s और 4p के इलेक्ट्रॉन है, अगर ये शिल्ड नहीं कर रहा है न्यूक्लियर के चार्ज को, तो 4s 4p को न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा साइज का। तो यहां से यहां तक जितना बढ़ रहा था, यहां से यहां जाने में उतना इंक्रीज नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, समझ में आ गया, ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हियर, है ना। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, इनके कॉन्ट्रैक्शन हो जाते हैं साइज में, जिसके कारण जितना इंक्रीज होना चाहिए था उतना इंक्रीज नहीं हो पाता है, लेकिन इंक्रीज ही रहता है। मतलब नाइट्रोजन से फास्फोरस बड़ा ही होगा, फास्फोरस से आर्सेनिक, आर्सेनिक से एंटीमनी और एंटीमनी से बिस्मथ, ये तो बड़े ही होंगे। ठीक है, तो ये ऑर्डर तुम्हें पता भी था। नेक्स्ट हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी की। अब आयनाइजेशन एनर्जी हमें पता है क्या होता है, the minimum amount of energy required when one electron, वो भी कौन सा इलेक्ट्रॉन, outermost electron, one electron is removed from an isolated gaseous atom। ठीक है, outermost electron को हमें एक आइसोलेटेड गैसेस एटम से निकालने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है आयनाइजेशन एनर्जी, तो आयनाइजेशन एनर्जी दो फैक्टर पे डिपेंड करता है।
एक तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होते हैं, साइज जितना बड़ा होगा उससे आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, मतलब आयनाइज एनर्जी कम होंगे। लेकिन जेड इफेक्टिव अगर बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से भी देखा है हमने। तो अब नाइट्रोजन वाले ग्रुप की बात करें तो नाइट्रोजन वाले ग्रुप की, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अगर हम कंपेयर करें तो ऑक्सीजन का तो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि क्या होते हैं इसमें, नाइट्रोजन में हाफ फिल्ड एलिमेंट है ना, हाफ फिल्ड है इसके पी सबसेल, पी सबसेल हाफ फिल्ड होने के कारण इसको क्या चाहिए, एनर्जी ज्यादा चाहिए रिलीज, ये एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में या रिमूव करने में, इसलिए इसके आयनाइज एनर्जी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो वैसे क्या होते हैं, वैसे डिक्रीज ही होंगे डाउन द ग्रुप। क्यों? क्योंकि नंबर नंबर ऑफ सेल्स बढ़े, मतलब एटॉमिक साइज बढ़ते जाएंगे। अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयनाइज एनर्जी घटेगा, अगर ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा। इसलिए क्या होगा, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। लेकिन अभी मैंने कहा था जो ग्रुप 14th के, ग्रुप 14th वाले मतलब ग्रुप 14th से तो ज्यादा होंगे ही, ग्रुप 14 से तो ज्यादा आयनाइज एनर्जी इनके होते ही हैं। लेकिन इसके ग्रुप 16 से भी ज्यादा हो जाते हैं, ग्रुप 16 से भी ज्यादा होता है। जैसे ऑक्सीजन की बात करें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अगर देखें तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का ज्यादा हो जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन का ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसके कारण ये क्या हो जाते हैं, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसके कारण इसमें ये आयनाइज एनर्जी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है ऐसा? ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। अब सक्सेसिव आयनाइज एनर्जी की बात करें, जैसे नाइट्रोजन में हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, एन प्लस बनाना है, दूसरा निकालना है एन टू प्लस, तीसरा निकालना है एन थ्री प्लस, तो सक्सेसिव आयनाइज एनर्जी हमेशा ज्यादा ही होगा। मान लो कि अगर ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तो हमेशा जेड ही ज्यादा होगा, भले कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ रहा हो किसी से, ठीक है। तो अब अगर नाइट्रोजन प्लस में देखें और नाइट्रोजन 2 प्लस से अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो नाइट्रोजन 2 प्लस वाले में ज्यादा एनर्जी लगेगी निकालने में। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा, है ना। तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ने के कारण सक्सेसिव आयनाइज एनर्जी बढ़ती है। तो ये सक्सेसिव आयनाइज एनर्जी का ऑर्डर लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ऑर्डर होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने पढ़ा था, ये डाउन द ग्रुप क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है, फ्लोरीन के बाद, अब फ्लोरीन के बाद सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का, फ्लोरीन के बाद फिर ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के बाद भी नाइट्रोजन के होते हैं, है ना। तो ये हमें याद भी कराया गया था फोन करके, ठीक है। तो डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, अगर हम इनके ग्रुप की बात करें ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में, तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी अमंग्स हैवियर। लेकिन ये जो हैवियर एलिमेंट्स में डिफरेंस है ना, ज्यादा नहीं होता। जैसे अगर हम एसबी और एंटीमनी में, सॉरी एंटीमनी और बिस्मथ में बात करें और नाइट्रोजन और फास्फोरस में बात करें, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस में जो डिफरेंस होगा उतना डिफरेंस आर्सेनिक और एंटीमनी में नहीं होंगे, या तो हम एंटीमनी और बिस्मथ में उतने डिफरेंस नहीं होंगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट, अब ये तो ये चीजें हमने, सिंपल चीजें जो हमने वहां पे भी पढ़ा था पीरियोडिक टेबल में, वो हमने देख लिए। अब आगे हम लोग देखते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है इस ग्रुप के एलिमेंट्स की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ध्यान दें। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर पॉलीएटॉमिक, जितने भी एलिमेंट्स इस ग्रुप के होते हैं सारे पॉलीएटॉमिक होते हैं। मतलब एक, जैसे अगर हम आर्गन की बात करें, आर्गन तो सिर्फ ए आर के फॉर्म में होता है, ए आर टू तो नहीं बनाता। जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन तो ओ टू के फॉर्म में होते हैं, ओ थ्री के फॉर्म में होते हैं। तो ये जो ओ टू, ओ थ्री, थ्री, ये सब है ना, वो एटोमिसिटी कहलाती है। तो ऑल द एलिमेंट्स इन दिस ग्रुप आर पॉलीएटॉमिक। जैसे एन टू फॉस्फोरस पी फोर के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन, ये सारे पॉलीएटॉमिक होते हैं। नेक्स्ट, N2 इज अ गैस, नाइट्रोजन तो गैस होता है, व्हाइल अदर्स आर सॉलिड, सारे सॉलिड होते हैं। जैसे फॉस्फोरस, फॉस्फोरस वो होते हैं ना जो माचिस की तिल्ली में लगा होता है, तो वो सारे सॉलिड्स होते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अब हमें पता है जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेटल्स आने लग जाते हैं। जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस तो नॉन मेटल्स है, लेकिन एंटीमनी और बिस्मथ, सॉरी आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है हमारा, मेटेलॉइड्स है। मेटेलॉइड्स मतलब सेमी मेटल जिसे कहते हैं, है ना। फिर बिस्मथ जो होता है वो मेटल हो गया। मतलब अप टू डाउन क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। ये तुम्हें बताया भी गया होगा पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट, एक्सेप्ट N2, N2 एलोट्रॉप फॉर्म नहीं करते हैं। जैसे फॉस्फोरस के होते हैं ना, व्हाइट फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, येलो फॉस्फोरस, अल्फा, बीटा, ये सब चीजें हम देखेंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन के छोड़ के सारे एलोट्रॉप्स का फॉर्मेशन करते हैं।
नेक्स्ट हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट इन जनरल इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब टॉप टू बॉटम अगर देखें हम तो ये नाइट्रोजन से जब हम बिस्मथ की तरफ जाएं तो बॉइलिंग पॉइंट जनरली इंक्रीज ही करता है, ठीक है, इंक्रीज होते हैं बॉइलिंग पॉइंट में। नेक्स्ट हम देखें केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला ऑक्सीडेशन स्टेट हम देखें। ऑक्सीडेशन स्टेट तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इनके क्या होते हैं, +3 होते हैं, -3 होते हैं और +5 होते हैं। +3 जैसे हम बात करें NH3 +3 हो जाएगा, N-3 बात करें जैसे NO2 -3 हो जाएंगे, सॉरी -3 तो ये NH3 में भी -3 होंगे, NO2 प्लस जहाँ पे +3 हो जाएंगे, NF3 +3 हो जाएंगे। जैसे हम बात करें H3PO4 +5 हो जाएंगे, HNO3 +5 हो जाएंगे। तो ये सब नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें निकालना आता है, रेडॉक्स में सीखा होगा तुम लोगों ने, ठीक है। तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन कौन होते हैं, +3 -3 एंड +5। टेंडेंसी टू एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अगर नाइट्रोजन और बिस्मथ में बात करें तो बिस्मथ -3 नहीं बनना चाहता है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहने चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि -3 मेटल्स तो -3 माइनस नहीं होना चाहते, मेटल्स तो हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना चाहते हैं, और अप टू डाउन क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, इसलिए -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा, है ना। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब हमें पता है नाइट्रोजन इसके ग्रुप के एलिमेंट हमें NH2 NP3 है ना, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक एग्जिस्ट कर सकता है ये। लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, लेकिन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, ठीक है। क्यों ऐसा डिक्रीज करता है, तो उसका रीजन क्या है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है मैं बताऊंगा। एक चीज यहाँ पे एक्सेप्शन है कि जो बिस्मथ है ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में एक कंपाउंड बनाता है, एक मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं उसके BiFe, बिस्मथ पेंटाफ्लोराइड। तो ये हमें याद रखना है, बिस्मथ पेंटाफ्लोराइड, ठीक है, बिस्मथ पेंटाफ्लोराइड इसके एग्जिस्ट करते हैं। बाकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं बनते हैं, कोई भी कंपाउंड नहीं बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें हम स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब नाइट्रोजन +3 बना रहा है और बिस्मथ +3 बना रहे हैं, तो बिस्मथ के जो +3 है वो ज्यादा स्टेबल होंगे किसके, से नाइट्रोजन के +3 से, ठीक है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब ये नेक्स्ट हम देखें नाइट्रोजन जो है वो +1 +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन इन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +1 से +4 तक है तो ये डिसप्रपोर्शनेट होते हैं। डिसप्रपोर्शनेट क्या होते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन क्या होता है, रेडॉक्स में पढ़ा होगा, जो ऑक्सीडाइज भी हो, ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस भी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। किसी एक ही एलिमेंट का, वन एलिमेंट, किसी एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होना और रिडक्शन भी होना डिसप्रपोर्शनेशन कहलाता है। जैसे हम यहाँ पे HNO2 की बात करें, इसका नाम है नाइट्रस नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड में हम नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सबको आ रहा है, हाइड्रोजन का +1, नाइट्रोजन का हमने x मान लिया, ऑक्सीजन -4 इज इक्वल टू 0, डेट इज x इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे हमारे पास, +3। तो नाइट्रोजन के यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन देखो नाइट्रोजन यहाँ +3 से +5 में गया, मतलब क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया है। नाइट्रोजन +3 से +2 पे गया है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ, तो इसमें नाइट्रोजन क्या कर रहा है, खुद को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ये जो रिएक्शन क्या कहलाएगा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन डिस्प्रपोर्शनेट हो रहे हैं, ठीक है, जो एक में ऑक्सीडाइज भी हो रहे हैं और दूसरे में रिड्यूस भी हो रहे हैं। तो डिस्प्रपोर्शनेशन समझ में आ गया हो गया, ये सब पढ़े भी होगे रेडॉक्स रिएक्शन में। नेक्स्ट हम देखें इनर्ट पेयर इफेक्ट। अभी मैंने बोला था ना कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो ऐसा किसके कारण होता है, इनर्ट इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण होता है। तो ध्यान देना इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, ठीक है। अब देखें टेंडेंसी टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट एटॉमिक ऑर्बिटल s to remain unionized or unshared in compounds of post transition metal। पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स की बात हो रही है। जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक ये इसकी बात करें
पीरियोडिक टेबल अगर सबको याद है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बाद जो आ रहे हैं, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बाद कौन आ रहे हैं, देखो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चल जाएगा। यहाँ देखो ये 3d10 भर जा रहे हैं, मतलब आर्सेनिक। फिर बात कर रहे हैं हम एंटीमनी। फिर बात कर रहे हैं बिस्मथ। बिस्मथ तो इनर ट्रांजिशन सब, ये तो बिस्मथ में और ज्यादा होगा। तो क्या होता है मेनली कि जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बाद जो आते हैं, ये एलिमेंट्स आते हैं, उसमें जो एस में इलेक्ट्रॉन है, जैसे अभी हमें पता है कि इनके एस में इलेक्ट्रॉन NH2 और NP3 होते हैं, तो जो एस के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, अनआयनाइज्ड या तो अनशेयर्ड हो जाते हैं, मतलब ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हो जाते हैं, इनर्ट हो जाते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं इसे, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ऐसा इसलिए होता है, इसलिए ऐसा होता है कि जब हम ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स आ जाते हैं, उसके बाद जब इसके एलिमेंट्स आते हैं, नाइट्रोजन के ग्रुप के एलिमेंट्स आते हैं, जैसे बिस्मथ, उसके पहले एंटीमनी आ गया, उसके पहले आर्सेनिक आ गए, तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो शिल्डिंग इफेक्ट होते हैं वो काफी पुअर होता है। ये तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा कि सबसे ज्यादा शिल्डिंग इफेक्ट एस का होता है, फिर पी के होते हैं, फिर डी और एफ। एफ के तो सबसे कम होते हैं। तो डी के पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होने के कारण क्या होता है, ये ये प्रोटॉन के चार्ज, मतलब न्यूक्लियर चार्ज को शिल्ड नहीं करता। अगर शिल्ड नहीं कर रहा है तो आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो कि ये सेल हैं, यहाँ पे मान लो कि 4s है हमारे पास और 4p है, और यहाँ पे कुछ 3d है। अगर 3d इसके न्यूक्लियर के चार्ज को शिल्ड नहीं कर रहा है, तो ये चार्ज कहाँ जाएगा, ये चार्ज आउटर मोस्ट सेल में जाएंगे, मतलब 4s 4p को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्ट करने के कारण क्या होगा, इसको ये श्रिंक होंगे, साइज में कॉन्ट्रेक्शन होगा। तो इसमें क्या होगा, इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाने के कारण एस तो और ज्यादा न्यूक्लियस के नजदीक रहना चाहता है, ठीक है। तो एस के जो इलेक्ट्रॉन है वो नहीं निकलना चाहते हैं, ड्यू टू मोर जेड इफेक्टिव। तो नहीं निकलना चाहते हैं, इसलिए क्या हो जाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इनर्ट हो जाते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट।